हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो ये वीडियो सेशन होगा ये होगा बीपीएससी 131 के चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर का। तो दोस्तों, इससे पहले इसी चैप्टर का 2 वीडियो सेशन आ चुका है और उस दोनों ही वीडियो सेशन में हमने चैप्टर का पूरा एनालिसिस करवाया है आप लोगों को। तो जिन छात्रों ने पहले वाले 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस 2 वीडियोस को देख ले, ताकि आप सभी को इस पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो सेशन को समझने में आसानी हो। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे डिस्कशन का आज का, वो है व्यवहारिक गतिविधि के रूप में राजनीति का वर्णन कीजिए या राजनीति की प्रकृति को संक्षेप में समझाइए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ही क्लियरली बता देता हूं कि मैं कोई बहुत ज्यादा विस्तार पूर्वक यहाँ पर इन सारे प्रश्नों को नहीं समझाऊंगा। मैं केवल संक्षेप में समझा दूंगा, क्योंकि मैं पहले ही इस चैप्टर का पूरा एनालिसिस करवा चुका हूं। और अगर आप लोग एनालिसिस को अच्छे से सुन लेंगे एक बार, तो आप लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर्स को कर सकेंगे। फिर चाहे वो क्वेश्चन कहीं से आए चैप्टर के बीच से, आप लोग बेझिझक बिना किसी समस्या के प्रश्नों के उत्तर एग्जाम में दे सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे और आप लोग पहले 2 वीडियो सेशन जो आ चुके हैं उसको जरूर देखेंगे। अब प्रश्न यह है दोस्तों कि व्यवहारिक गतिविधि के रूप में राजनीति का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि गतिविधि के रूप में राजनीति जो है वह एक ऐसी घटना है जो पूरे समाज में, समूह में एवं संस्थानों में पाई जाती है। हालांकि यह जो है पूरे के पूरे जीवन शैली में ही पाई जाती है, लेकिन एक गतिविधि के रूप में यह समाज में, समूह में, संस्थान में सारी जगहों पर पाई जाती है। और ये जो राजनीतिक गतिविधि है दोस्तों, ये समस्याओं के समाधान, विकास तथा संकल्प के मूल में मौजूद होती है। और राजनीति जो है हमारे जीवन के सभी पहलुओं का निर्माण भी करती है। ठीक है, ये बात आप समझ गए दोस्तों। राजनीति की जो साधारण सी व्याख्या है दोस्तों, वो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति हमारे जीवन के मूल में अवस्थित है। हम अगर बोलते हैं तो वो भी राजनीति है, सोचते हैं तो वो भी राजनीति है, मैं आपसे यूट्यूब पे बातें कर रहा हूँ ये भी राजनीति है। तो वास्तव में ये है कि राजनीति का जो नपातुला वर्णन है ये बहुत ही कठिन कार्य है। मतलब मेरा कहना है कि हम लोग साधारणतया राजनीति की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं संक्षेप में राजनीति के बारे में कि यह एक ऐसी गतिविधि है जिसमें समूह के सदस्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए सामूहिक निर्णय तक पहुंचते हैं। और राजनीति तभी एक सामूहिक गतिविधि होती है जिसमें मनुष्य या तो सदस्यता स्वीकार कर लेते हैं या कुछ हद तक उसमें साझेदारी का भाव स्वीकार करते हैं या साझा नियत स्वीकार करते हैं। और राजनीतिक निर्णय जो होता है दोस्तों, ये समूह द्वारा लिए गए आधिकारिक निर्णय होते हैं जिन्हें समूह के सभी सदस्यों को मानना पड़ता है। और निर्णय की अवहेलना जब अगर कोई सदस्य कर देते हैं तो उस स्थिति में सदस्य पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है और निर्णय को मनवाया जाता है। ये बात आप समझ गए होंगे दोस्तों। और राजनीति जो है ये गतिविधि के माध्यम से सदस्य समूह सामूहिक संसाधनों का निश्चित बंटवारा करते हैं। मतलब राजनीतिक गतिविधि के माध्यम से जो सदस्य होते हैं वो सामूहिक संसाधनों का निश्चित बंटवारा करते हैं। और इस तरह से राजनीति जो है किसी सदस्य समूह अथवा सामान्य मानव जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है जिससे वह कभी दूर नहीं भाग सकता। ये बात आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। और राजनीति की जो प्रकृति है, इसी प्रकृति में आता है सामूहिक समस्याओं का समाधान, समाज का विकास, समाज के विकास के संकल्प का मूल, ये सभी जो है ये राजनीति की प्रकृति है दोस्तों। और हाँ, राजनीति जो है यह मानव स्थिति का एक अनिवार्य लक्षण है। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि राजनीति शब्द का प्रयोग अक्सर निंदनीय स्वरूप में होता है, क्योंकि सार्वजनिक हितों की आड़ में निजी हितों की पुष्टि ही राजनीति की अनिवार्य विशेषता है। और इसी पर अरस्तु कहा करते थे कि मनुष्य जो है वह स्वभाव से राजनीतिक पशु है। इसका अर्थ केवल यह नहीं था कि राजनीति अपरिहार्य, अपितु राजनीति ही मनुष्य को अन्य प्रजातियों से अलग करती है तथा मनुष्य जो है सामूहिक गतिविधि या व्यक्तिगत गतिविधि जो है वो राजनीति के माध्यम से ही पूरा कर सकते हैं। तो राजनीति एक ऐसा तरीका है जिसमें समूह या मनुष्य अपने विचार व्यक्त करते हैं तथा एक उचित निर्णय तक पहुंचते हैं। इसी तरह दोस्तों, सिवैली जो एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, उनका कथन था राजनीति एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से मनुष्य सबसे अच्छा समाधान निकाल सकता है या समूह सदस्य सबसे अच्छा समाधान निकाल सकते हैं, या फिर एक ऐसा समाधान तो निकाल ही सकते हैं जिससे कि सभी की इच्छाएं पूर्ण हो सके, या कह सकते हैं कि एक उचित समाधान निकाला ही जा सकता है। यानी राजनीति में जनता की पसंद शामिल होती है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आप लोग ये प्रश्न समझ गए होंगे कि आखिर व्यवहारिक गतिविधि के रूप में राजनीति क्या है या राजनीति की प्रकृति क्या है। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति से आप क्या समझते हैं? मतलब क्वेश्चन ये है कि राजनीति क्या है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जैसा कि आप लोगों को सबसे पहले वाले वीडियो सेशन में बताया था कि राजनीति जो है ये ग्रीक शब्द पॉलिस से बना है, और पॉलिस का अर्थ होता है नगर अथवा राज्य। और ये जो शब्द है दोस्तों ग्रीक शब्द पॉलिस, तो ये ग्रीक जो है ये यूनान देश की भाषा है। यूनान देश के लोग जो है ग्रीक भाषा में व्यवहार करते हैं, ग्रीक भाषा में बोलचाल करते हैं। तो यही ग्रीक शब्द पॉलिस से राजनीति बना है, और राजनीति जो पॉलिस शब्द से बना है उस पॉलिस शब्द का अर्थ होता है नगर अथवा राज्य। और ये जो राजनीति होती है दोस्तों, इसका एक और केवल एक ही सार होता है, एक और केवल एक ही उद्देश्य होता है, और वो होता है ऐसी व्यवस्था की खोज जिसमें सभी लोग खुश रहें और जिसे सभी लोग अच्छा माने। ठीक है, तो ये संक्षेप में हो गया दोस्तों। अगर विस्तार पूर्ण हम लोग बात करें, अगर राजनीति को राजनेताओं के भाषण या चुनौती या जुमलों के रूप में लें तो राजनीति केवल सत्ता के लिए संघर्ष है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है दोस्तों। राजनीति शक्ति का वितरण है, और हम ये भी कह सकते हैं कि राजनीति के बदौलत ही शक्ति को उचित स्थान दिया जा सकता है, या राजनीति के बदौलत ही हम शक्ति के माध्यम से अपना एक उचित स्थान कहीं पर भी पा सकते हैं। ये भी बात आप लोग समझ गए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, राजनीति क्या है या राजनीति से आप क्या समझते हैं, इस पर अनेक राजनीतिज्ञ, अनेक दार्शनिकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे कि मैक्स वेबर कहा करते थे, राजनीति का अर्थ सत्ता में भागीदारी के लिए प्रयास करना, या राज्यों के अंतर्गत सत्ता के विभाजन, या राज्य के अंतर्गत समूहों के बीच राजनीति को विभाजित करने का प्रयास करना। तो मैक्स वेबर के कहने का तात्पर्य यह था कि अगर राजनीति कोई करता है तो इस राजनीति का अर्थ है कि सत्ता के लिए भागीदारी का प्रयास करना, मतलब अपने वर्चस्व के लिए या तो भागीदारी का प्रयास करना, या जो सत्ता है, जो शक्ति है, उसके विभाजन का प्रयास करना, या फिर उस राजनीति के माध्यम से पूर्ण रूपेण सत्ता को हथिया लेना, मतलब अपने कब्जे में कर लेना, अपने अंडर कर लेना। इसी तरह जो हेरोल्ड लॉसवेल थे वो कहते थे कि राजनीति प्रभाव और प्रभावित करने वाले का अध्ययन है। राजनीति प्रथम रूप से कौन क्या कब और कैसे पाता है से संबंधित। तो उनका कहना ये था, मतलब हेरोल्ड लॉसवेल जो थे उनका कहना था कि राजनीति जो है वो प्रभाव और प्रभावित करने वालों का अध्ययन है। मतलब जैसे कि सत्ता और सत्ता पर कब्जा किसने किया, इस तरह की बातों का वर्णन है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। जैसे कि नरेंद्र मोदी हुए, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री हुए, और मान लिया जाए कि आज को वो ये कह दे कि भाई पेट्रोल जो 90 या 95 भी चल रहा है वो कल से 90 में बिकने लगे, तो कल से पेट्रोल क्या होगा, 90 में बिकने लगेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। तो यहाँ प्रभाव ये हुआ दोस्तों कि 95 रुपए का जो पेट्रोल है वो 90 में बिकने लगा अगले दिन से। किसके कहने पर? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हुए वो कौन हुए? प्रभावित करने वाले हुए, और प्रभाव ये हुआ कि 95 रुपए का पेट्रोल 90 रुपए में बिकने लगा। तो ये बात आप समझ गए दोस्तों। इसी तरह गिलक्राइस्ट भी एक बड़े राजनीतिज्ञ हुए, और उनका कहना था राजनीति शब्द का अभिप्राय आजकल शासन की वर्तमान समस्याओं से है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से राजनीतिक होने की बजाय आर्थिक अधिक होती है। जब हम किसी मनुष्य के बारे में कहते हैं कि वह राजनीति में रुचि लेता है, तो हमारा मतलब यही होता है कि वह व्यक्ति शासन की वर्तमान समस्याओं जैसे आयात निर्यात कर संबंधी प्रश्न, या शुल्क संबंधी, श्रम समस्या, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के आपसी संबंध, या इसी तरह की समस्याओं के बारे में दिलचस्पी रखता है। तो मतलब गिलक्राइस्ट का कहना यह था कि आजकल जो राजनीति है, इसका मतलब वर्तमान की समस्याओं से कहीं अधिक वर्तमान की समस्याओं से निकलने वाले पैसे से है। ठीक है, मुझे लगता है इसको आप लोग नहीं समझेंगे, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मतलब गिलक्राइस्ट का ये कहना था कि राजनीति जो भी करना चाहता है, और आजकल की शासन व्यवस्था में अगर वो राजनीति करता है तो वो केवल अपने निजी हितों की पुष्टि करना चाहता है, इनडायरेक्टली, या कह सकते हैं कि अलग तरीके से गिलक्राइस्ट का यही कहना था कि सार्वजनिक हितों की आड़ में निजी हितों की पुष्टि ही राजनीति है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे, राजनीति से आप क्या समझते हैं। दोस्तों मैं संक्षेप में ही बता देता हूं। मुझे लगता है कि संक्षेप में अगर आप इन सारी बातों को समझ जाएंगे तो विस्तार पूर्वक आप स्वयं लिख लेंगे, और इस पूरे के पूरे चैप्टर का जो रियल एनालिसिस है, पूरा का पूरा एनालिसिस
चैप्टर का जो है वो पहले से ही अपलोड है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस के लिंक डाल दूंगा, चैट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ऊपर में कार्ड बटन पे भी ये सारी बातें इनबिल्ट कर दूंगा। आपको अगर इच्छा हो देखने की तो आप सभी वो वीडियो जरूर देखें। अगर आप लोग उस वीडियो को देखेंगे दोस्तों तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझ जाएंगे, फिर क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, आंसर को बिना सोचे, कुछ टाइम लगाए बिना ही आंसर आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो एनालिसिस है वो मैंने बहुत हद तक प्रयास किया है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो नीचे चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है जिस पर चर्चा अभी हम लोगों को करनी है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य क्या है। ठीक है, और राज्य क्या है। यहाँ पे जो रैल्फ मिलीबैंड लिखा हुआ है, ये रैल्फ मिलीबैंड नहीं है दोस्तों, ये रॉल्फ मिलीबैंड है। तो यहाँ पर एक रॉल्फ मिलीबैंड के राज्य संबंधी विचारों का विवेचन कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इस पर भी बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों वास्तव में जो शब्द स्टेट है, जिसका हिंदी अर्थ होता है राज्य, स्टेट अथवा राज्य, ये लैटिन शब्द स्टेटस से बना है, जिसका अर्थ होता है स्तर अथवा स्थिति अथवा किसी तथ्य का होना। और मैकियावेली पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इस स्टेट यानी राज्य शब्द का प्रयोग किया था। यद्यपि मैकियावेली जो हुए, जो इतने बड़े विद्वान हुए, इन्होंने इस स्टेट शब्द को परिभाषित नहीं किया, मतलब वो परिभाषित नहीं कर सके स्टेट शब्द को या स्टेटस शब्द को। बाद में हेवुड नाम के व्यक्ति थे, हाँ, हेवुड नाम के व्यक्ति ने राज्य की परिभाषा देते हुए कहा था, राज्य एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो परिभाषित क्षेत्रीय सीमाओं में सार्वभौम क्षेत्राधिकार की स्थापना करता है तथा एक अस्थायी संस्थाओं के समूह द्वारा सत्ता का प्रयोग करता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको समझे नहीं होंगे, अभी मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो जो हेवुड थे, उनका कहना था कि राज्य एक ऐसा राजनीतिक संगठन है, ठीक है, जो एक परिभाषित क्षेत्रीय सीमाओं में सार्वभौम क्षेत्राधिकार की स्थापना करता है। जैसे कि दोस्तों बिहार एक राज्य है, ठीक है, तो बिहार जो ये एक क्षेत्र है, इसका एक सीमा है, इसकी एक सीमा है, इसकी एक चौहद्दी है, ठीक है। तो राज्य एक ऐसा संगठन है जो कि एक किसी चौहद्दी के दिए, मतलब एक निश्चित चौहद्दी के अंदर ही शासन कर सकती है। मतलब राज्य है, ठीक है, उसकी एक निश्चित चौहद्दी है और उसमें एक शासन सत्ता है और उस पर कोई व्यक्ति जो है काबिज है, मतलब उस सत्ता में कोई व्यक्ति बैठा हुआ और उस सत्ता के माध्यम से वो पूरे के पूरे क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाए रखे हुए। जैसे कि अभी नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार बिहार राज्य पर एक तरह से शासन कर रहे हैं या बिहार राज्य के लोगों की सेवा कर रहे हैं। जैसे कि बिहार एक राज्य है या एक छोटा सा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत सत्ता में भी कौन है, तो नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार क्या है, तो इस क्षेत्र में दबदबा बनाए हुए रखे हैं। तो ये बात समझ गए दोस्तों, राज्य क्या है। अब है रॉल्फ मिलीबैंड के राज्य संबंधी विचारों का विवेचन कीजिए, मतलब व्याख्या कीजिए। तो देखिए दोस्तों, रॉल्फ मिलीबैंड जो थे, इन्होंने अपने जो विचार हैं, मतलब राज्य संबंधी जो विचार हैं, तो इन्होंने इन सभी विचारों को अपनी पुस्तक द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में संकलित किया और हमारे सामने रखा। जो द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, तो रॉल्फ मिलीबैंड की इसी पुस्तक में राज्य संबंधी सारे उल्लेख मिलते हैं। तो रॉल्फ मिलीबैंड के अनुसार राज्य के 5 तत्व हैं। पहला तत्व सरकार है, जो शासन सत्ता में है। दूसरा तत्व है दोस्तों सिविल सेवा अथवा नौकरशाही। तो ये जो सिविल सेवा अथवा नौकरशाही के लोग होते हैं, ये सत्ता में मौजूद लोग होते हैं, उसकी मदद करते हैं या उसके लिए कार्य करते हैं। और जो तीसरा तत्व है दोस्तों, वो है सैन्य सेवा अथवा पुलिस। तो सैन्य सेवा अथवा पुलिस जो तीसरा तत्व है, ये क्या करते हैं, सरकार की ओर से एक हथियार होते हैं, ठीक है, एक दमनकारी शस्त्र होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आज 95 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है, कल को सरकार कह दे कि यह जो पेट्रोल है 100 रुपए में बिकेगा। अगर आप सभी स्ट्राइक पर उतर जाएंगे, हड़ताल पर उतर जाएंगे और आप कहेंगे भैया हम 100 रुपए में पेट्रोल नहीं लेंगे, तो सरकार दमनकारी नीति अपना सकती है और पुलिस के माध्यम से आपको पिटवा करके 100 रुपए में पेट्रोल खरीदने को मजबूर कर सकती है। तो सैन्य सेवा और पुलिस जो है, यह सरकार के लिए एक दमनकारी शस्त्र के रूप में होती है और ये तीसरे तत्व के रूप में काम करती है राज्य के लिए। हालांकि दोस्तों कुत्ते की आवाज आ रही होगी संभवतः, तो मैं माफी चाहता हूं, और अगर नहीं आ रही है तो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। जो चौथा तत्व है दोस्तों ये राज्य का, तो वो है न्यायपालिका। और न्यायपालिका का काम है दोस्तों ऊपर लिखे गए या ऊपर कहे गए तीनों तत्वों पर नियंत्रण रखना। जो पहला तत्व है सरकार पर नियंत्रण रखना, न्यायपालिका का काम है। सैन्य सेवा
पुलिस जो तीसरा तत्व, उस पर भी नियंत्रण रखना न्यायपालिका का काम है। सिविल सेवा, नौकरशाही, अफसरशाही, इस पर भी नियंत्रण रखना न्यायपालिका का ही काम है। और जो पांचवा तत्व है दोस्तों राज्य का, वो है स्थानीय इकाई और उप केंद्रीय इकाई। जो स्थानीय इकाई और उप केंद्रीय इकाई होते हैं, ये क्या करते हैं, शक्ति के क्षेत्र को वितरित करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए एक राज्य है दोस्तों, क्या एक सिंपल सिर्फ और सिर्फ राज्य के बदौलत ही पूरे क्षेत्र पर शासन किया जा सकता है? तो मेरा उत्तर या आपका उत्तर होगा नहीं। तो उसको और विभाजित किया जाता है, राज्य को कमिश्नरी में, डिस्ट्रिक्ट में, फिर उसके बाद पंचायत में, फिर उसके बाद अलग अलग तरह से ब्लॉक लेवल, अलग अलग लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अलग अलग लेवल पर प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। तो ये जो पांचवा तत्व है वह यही प्रभावित करता है, परिभाषित करता है कि स्थानीय इकाई और उप केंद्रीय इकाई भी जरूरी है। ठीक है। और रॉल्फ मिलीबैंड का ये भी मानना था दोस्तों कि ये जो राजनीतिक दल होते हैं ये राज्य की इकाई नहीं होते, ये केवल और केवल सत्ता हेतु पक्ष और विपक्ष की प्रतिद्वंदिता होते हैं। मतलब सत्ता के लिए पक्ष और विपक्ष में जो प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं वही राजनीतिक दल होते हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों इस प्रश्न को भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न कौन सा है जिस पर हमें चर्चा अब करनी है। यहाँ पर दोस्तों लगता है एक क्वेश्चन छूट गया है, और क्वेश्चन ये था इस पुस्तक में कि वैधता क्या है, मैक्स वेबर के इसके संबंध में क्या विचार है। तो वैधता क्या है, इस पर हमें चर्चा करनी है। तो दोस्तों वैधता जो है ये लेटिन शब्द लेजिटिमेयर से बना है, और लेजिटिमेसी का अर्थ होता है कानून अर्थात वैधता अथवा जो वैध हो। ठीक है। तो यह वैधता है दोस्तों जो बल को शक्ति का रूप प्रदान करता है, और यह वैधता ही है जो शक्ति को सत्ता में बदलती है। संभवतः इस बात को आप लोग नहीं समझे होंगे, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि वैधता जो है वो बल को शक्ति का रूप प्रदान करती है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मान लिया जाए एक क्षण के लिए कि आपके अंदर बहुत सारा बल है, मतलब आप किसी से भी लड़ाई कर सकते हैं, किसी को भी पटखनी दे सकते हैं। ठीक है। किसी को उठा के पटक सकते हैं, अच्छी बात है, आपके अंदर इतना बल है। तो आप एक क्षण के लिए मान लिया जाए कि आपके अंदर बहुत बल है और आपने क्या किया कि एक व्यक्ति को उठाकर पटक दिया। ठीक है। अब इसके बाद वो व्यक्ति क्या हुआ कि पुलिस स्टेशन चला गया, और उसके बाद आपकी कंप्लेन कर दी और पुलिस वाले आए और आपको उठा के ले गए। ये पहला कंडीशन था दोस्तों, इसमें बल का प्रयोग हुआ। लेकिन अब दूसरे कंडीशन पर विचार करिए दोस्तों कि आप जो है, आपके अंदर बहुत सारा बल है, आप किसी को भी पटक सकते हैं। ठीक है। अब आप उस क्षण के बारे में सोचिए जब आप एक बॉक्सिंग रिंग में है और आपके सामने एक बहुत बलिष्ठ व्यक्ति खड़ा है। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है ये आप स्वयं ही सोच सकते हैं। आप क्या करेंगे, उसको पटकने की कोशिश करेंगे। तो आप जो अब उसको पटकेंगे एक बॉक्सिंग रिंग में, तो क्या वो व्यक्ति पुलिस के पास केस करने जाएगा? तो मेरा और आपका उत्तर होगा नहीं। अगर आप उसको पटकेंगे तो आपकी जीत होगी, और आपका बल जो है वो आपकी शक्ति के रूप में निखर कर सामने आएगा। तो यही होता है दोस्तों राजनीति में। राजनीति में होता यूं है कि कोई नेता बन गए। ठीक है। अब नेता के पास बल है, बहुत ज्यादा बल है। ठीक है। मतलब पैसा है, दौलत है, शोहरत है। तो अगर वो चाहे कि किसी को मार दे तो ये गलत हो जाएगा। अगर वो चाहे कि हम जनता के बीच में लोकप्रिय बने रहें और धीरे 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 अपने बल के बदौलत सत्ता में जो सबसे ऊंचा मतलब जो पदवी है, जो ऊंचा पद है, वहां तक पहुंच जाए, तो बल के बदौलत शक्ति को प्राप्त कर गया वो नेता। जैसे कि मान लिया जाए एक एमएलए है, एक एमएलए के पास अच्छा खासा पैसा होता है, अच्छा खासा बल होता है, आप स्वयं जानते हैं। मान लिया जाए कि एक एमएलए है और वो बहुत अच्छा काम करते जा रहा है, 3-4 बार एमएलए रहा, 5वें बार में वो सीएम बन गया। तो 3-4 बार जो वो एमएलए रहा दोस्तों, वो जो है उसका बल था, और धीरे धीरे अपने बल के बदौलत वो सत्ता के सबसे ऊंचे चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, सबसे ऊंचे चरम शिखर पर पहुंच गया। तो वहां जाकर वो मुख्यमंत्री बन गया। तो इस तरह से सत्ता और जो बल है उसके बदौलत उसने शक्ति प्राप्त की। अब एक समय ऐसा था एमएलए जब वो था, वो व्यक्ति, तो वह केवल एक छोटे से क्षेत्र पर शासन करता था, केवल एक विधानसभा क्षेत्र पर। लेकिन जैसे वो मुख्यमंत्री बना तो वो पूरे के पूरे राज्य पर शासन करने लगा। तो इसी तरह दोस्तों वैधता के बदौलत जो है बल को शक्ति मिलती है। ठीक है। सॉरी, बल जो है वो शक्ति के रूप में निखर कर आता है, और शक्ति क्या करती है, सत्ता को दिलाने में मदद करती है। मतलब शक्ति ही सत्ता में फिर बदल जाती है। ये बात आप समझ गए दोस्तों। तो क्वेश्चन ये था कि वैधता से आप क्या समझते हैं। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि वैधता क्या है। अब
जैसे ही हमने शक्ति की बात की, सबसे पहले हमने बल की बात की, बल को शक्ति के रूप में मैंने दिखाया आप लोगों को, फिर शक्ति को सत्ता के रूप में दिखाया मैंने आप लोगों को। अब मान लिया जाए कि शक्ति का वैध प्रयोग हम करेंगे तभी तो वो शक्ति का सही दिशा में प्रयोग रहेगा। अगर हम मान लिया जाए हम आज को मुख्यमंत्री बन गए या कोई एमएलए मुख्यमंत्री बन गया, कल को क्या हुआ कि वो पूरे के पूरे राज्य के सारे संपत्तियों को ही बेच डालेगा, तो ये तो शक्ति का वैध प्रयोग नहीं हुआ, ये शक्ति का अवैध प्रयोग हुआ। इसीलिए शक्ति का सही दिशा में प्रयोग ही शक्ति का वैध प्रयोग है। और वैध शक्ति या अधिकार की स्थिति में लोग सत्ताधारक की आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो सत्ताधारक है उसका आदेश सही है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें दोस्तों तो शक्ति का वैध प्रयोग सत्ताधारक का अधिकार है। मुझे लगता है कि अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं वैधीकरण पर मैक्स वेबर के क्या विचार थे। तो दोस्तों मैक्स वेबर के विचार में शक्ति का वैधीकरण 3 तरह से हो सकता था। पहला जो है पारिवारिक सत्ता, जो कि विरासत से प्राप्त होती है, और दूसरा जो है वो है एक ऐसे करिश्माई नेतृत्व का होना जो शक्ति का उचित उपयोग करे। ठीक है। और तीसरा जो है दोस्तों वो कानूनी प्रक्रिया द्वारा वैधीकरण है। तो जो पहला जो वैधीकरण है दोस्तों पारिवारिक सत्ता, जो कि अब संभवतया बहुत से कम ही देशों में देखने को मिलती है, जैसे कि राजा महाराजा हुआ करते थे। अब क्या हुआ कि राजा महाराजा मर गए तो उनकी सत्ता उसके पुत्र के हाथ में चली गई या उसके पौत्र के हाथ में चली गई, मतलब बेटा पोता इन्हीं सब के हाथों में चली जाती थी। तो अब संभवतः ये बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन जो दूसरा है एक ऐसे करिश्माई नेतृत्व का होना, जैसे कि मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी एक करिश्माई नेतृत्व के व्यक्ति हैं, तो ये जो है शक्ति का उचित उपयोग करते हैं, तो इस तरह से शक्ति को वैध ठहराया जा सकता है। हालांकि मैंने यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी का उदाहरण दिया तो यहाँ पर मैंने बस इसे एक उदाहरण स्वरूप ही दिया है। ठीक है, आप लोग इसको किसी विशेष तौर पर ना ले, मेरा किसी भी तरह से कोई भी पार्टी से लेना देना नहीं है। ठीक है। और जो तीसरा वैधीकरण है दोस्तों ये कानूनी प्रक्रिया द्वारा वैधीकरण है। इसका एक उदाहरण मैं आप लोगों को दिए देता हूँ। जैसे कि मान लिया जाए एक चोर आपके घर में चोरी करता है। ठीक है। कल को वो चोर पकड़ा जाता है और आप कहते हैं कि भाई तूने जो चोरी की है मेरे घर से, जितने पैसे तूने लिए वो सारे दे दे। तो वो चोर कहता है कि नहीं दूंगा भैया, जो करना है कर लो। और आप पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस वाले उस चोर को 4 डंडे देते हैं और फिर क्या होता है कि चोर जो संपत्ति होती है, जो चोरी के पैसे होते हैं वो आपको दे देता है। तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों, चोर जो चोरी किया तो उसका वो जो पैसा चुराया था वो कैसे मिला आपको, एक पुलिस की मदद से मिला। और पुलिस जो है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही उस चोर को डंडे मारकर फिर आपके पैसे वापस दिलवा सकती है। तो इस तरह से तीसरी जो प्रक्रिया है दोस्तों कानूनी प्रक्रिया द्वारा वैधीकरण, ये न्याय संगत व तर्क संगत प्रकृति का वैधीकरण है। बाकी जो ऊपर का 2 वैधीकरण है पारिवारिक सत्ता और करिश्माई नेतृत्व वाला, ये व्यक्तिगत प्रकृति का वैधीकरण है। और जो दोस्तों शक्ति के वैधीकरण को अस्थायी तभी माना जा सकता है जब शक्ति धारक की आज्ञा का पालन नागरिक स्वेच्छा से करे। ऐसा न हो कि जोर जबरदस्ती से सत्ताधारक जो है शक्ति के वैधीकरण की कोशिश करें। तो शक्ति के वैधीकरण को तभी स्थायी माना जा सकता है जब शक्ति धारक की आज्ञा का पालन नागरिक स्वेच्छा से करे। वास्तव में सभी राजनीतिक प्रणाली जो है सहमति व जबरदस्ती के संयोजन से बनाई रखी जाती है। जैसे कि दोस्तों मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लिया जाए कि 95 रुपए का पेट्रोल है और कल नरेंद्र मोदी कहें या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि नहीं 95 रुपए का जो पेट्रोल है उसको 90 रुपए में बेच दिया जाए, तो आप सभी सहमत हो जाएंगे। आप तुरंत कहेंगे ठीक है, अच्छा है, फायदा हुआ, 95 रुपए का पेट्रोल 90 में मिल रहा है। लेकिन अगर वही कोई भी सत्ताधारक या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट आकर कह दे कि नहीं 95 रुपए का पेट्रोल हम 100 में बेचेंगे, तो यहाँ जबरदस्ती हो जाएगी और आप लोग पेट्रोल लेना नहीं चाहेंगे। और पुलिस मान लिया जाए कि सत्ताधारक मतलब जो सरकार है वो पुलिस उतार दे और आपके साथ जबरदस्ती करवाए, तो उस समय भी आपको पेट्रोल लेना ही होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वास्तव में सभी राजनीतिक प्रणाली को सहमति व जबरदस्ती के संयोजन से ही बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। अब नीचे चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है जिस पर हम लोगों को चर्चा करनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों वैधता जो है राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय है, व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों देखिए, वैधता राजनीति विज्ञान का केंद्रीय सरोकार करके एक टॉपिक है आपके चैप्टर में, और इसी के अंतर्गत इस प्रश्न की व्याख्या की जा सकती है। तो इसमें क्या है मेनली कि सी राइट मिल्स नाम से एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हुए और एक दार्शनिक हुए, मतलब ये राजनीतिज्ञ और दार्शनिक दोनों ही थे। तो इनके अनुसार वैधता का विचार राजनीति के केंद्रीय अवधारणाओं में से एक है। और राजनीति का जो अध्ययन है दोस्तों
उन तरीकों पर केंद्रित है जिसके माध्यम से कोई भी सत्ताधारक अपनी शक्ति को उचित ठहराने का प्रयास करता है। हालांकि मनुष्य द्वारा जो है शक्ति के वास्तविक औचित्य का पता लगाया जाना चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके कि आखिर सत्ताधारक ने जिस शक्ति का प्रयोग किया है वो किस तरह से वैध है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको अच्छे से नहीं समझे होंगे। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत छोटा सा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा कि चलो बता दिया जाए। तो जैसे दोस्तों मान लिया जाए कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं पेट्रोल वाला ही उदाहरण लूंगा। मान लेते हैं हम कि 95 रुपए का पेट्रोल है, कल को सरकार कह दे कि भैया हम इस पेट्रोल को 100 रुपए में बेचेंगे, जो कि आपको गलत लगेगा। आप कहेंगे कि नहीं ये गलत है, लेकिन सरकार अपने बातों को सत्य ठहराने के लिए हजार नुस्खे बताएगी, हजार बातें कहेंगी। वो कहेंगी कि कस्टम ड्यूटी लगा दी गई, इस वजह से पेट्रोल जो है 95 रुपए का पेट्रोल हम 100 में बेच रहे हैं। वो कहेंगे कि इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, फलना ड्यूटी, चिलना ड्यूटी लगा दी गई, हमें 95 रुपए का पेट्रोल 99 में मिल रहा है, इसीलिए हम 100 रुपए में बेच रहे हैं। तो वो हजार बातें कहेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि सत्ताधारक जो है वो अपनी शक्ति को उचित ठहराने का प्रयास करेंगे कि नहीं भैया हमने जो जिस शक्ति का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल उचित है। तो इस तरह से वो अपनी शक्ति को उचित ठहराने का प्रयास करेंगे। तो सी राइट मिल्स यही कहना चाहते थे कि वैधता का जो विचार है वो राजनीति का केंद्रीय जो अवधारणा है उसमें से एक है, राजनीति के केंद्रीय अवधारणाओं में से एक है। मतलब यहाँ पर सी राइट मिल्स का कहना था कि कोई भी अगर राजनीति में आता है तो वो केवल ये सोचता है कि किस तरह से वो अपनी सत्ता को, वो अपनी शक्ति को वैध ठहरा सके, उचित ठहरा सके। तो राजनीति का अध्ययन उन तरीकों पर केंद्रित है जिसके माध्यम से कोई भी सत्ताधारक अपनी शक्ति को उचित ठहराने का प्रयास करते हैं। अब आगे क्या है कि सत्ताधारक कितनी भी अपनी शक्ति को उचित ठहराने का प्रयास करे तो सत्ताधारक के अंदर आने वाले सभी नागरिकों को शक्ति के वास्तविक औचित्य का पता लगाना चाहिए। मतलब हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि सत्ताधारक ने जिस शक्ति का प्रयोग किया है क्या वह शक्ति सही है, क्या उनका जो शक्ति का प्रयोग है वो सही है, उचित है या नहीं है। तो ये सारी बातें जो है राजनीति विज्ञान के केंद्रीय अवधारणाओं में से एक है और वैधता भी राजनीति विज्ञान की केंद्रीय सरोकार है। और हर सत्ताधारक ये सोचता है कि किसी तरह से वो अपनी शक्ति को वैध ठहरा सके। तो मुझे लगता है आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे दोस्तों। अगला प्रश्न जो है मेरे ख्याल से अंतिम प्रश्न होगा, उसके बाद हम लोग इस पूरे चैप्टर को समाप्त कर देंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवैधता से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, अवैधता एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो जब किसी समूह या संगठन के परस्पर विचारों की आलोचना होती है तो यहीं से अवैधीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। दोस्तों मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी 4 अच्छा काम कर गए, नरेंद्र मोदी ही छोड़िए, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर 4 अच्छा काम कर गई लेकिन 8 खराब काम कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मान लिया जाए कि कोई भी गलत काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया, मतलब जिससे कि लोगों में नाराजगी उत्पन्न हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि लोग जो है आलोचना करेंगे। और आलोचना जैसे ही करेंगे तो यहाँ क्या होगा कि शक्ति के अवैधीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। और जैसे ही मान लिया जाए 4 काम सही किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 8 काम गलत कर दिए, तो अगली बार जो इलेक्शन होंगे तो उसमें क्या होगा कि जिस पार्टी का सेंट्रल गवर्नमेंट अभी चल रहा है वो पार्टी गिर जाएगी और अगले इलेक्शन में कोई दूसरी पार्टी खड़ी हो जाएगी। तो यही बात होती है दोस्तों कि एक समूह या संगठन का जब विचार जो है वो नागरिकों को पसंद नहीं आता है तो उसी समय से अवैधीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। मतलब मेरा कहना है कि जब किसी समूह या संगठन के परस्पर विचारों की आलोचना होनी शुरू हो जाती है तो यहीं से अवैधीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी हो जाती है। जैसा कि दोस्तों वाइमर गणराज्य में हुआ था। वाइमर गणराज्य में यूं हुआ था कि शक्ति थोपे जाने के डर से, मतलब वहां पर जो शासक थे वो वाइमर गणराज्य के लोगों पर अनुचित दंड लगाना चाहते थे, उस पर मतलब उनके साथ गलत तरह का व्यवहार करते थे। तो इससे क्या हुआ कि वाइमर गणराज्य के लोगों ने जर्मनी में नाजीवाद को समर्थन दे दिया था। तो जर्मनी में नाजीवाद के समर्थन से वाइमर गणराज्य के लोग कुछ दिन तो खुश रहे, ठीक है, मतलब सत्ता वैध हो गई नाजीवाद की, जर्मनी के नाजीवाद शासन व्यवस्था की, कुछ दिन तो बहुत अच्छे से खुश रहे। लेकिन कुछ समय बाद यूं हुआ कि नाजीवाद का जो विकराल रूप है, बहुत ही घिनौना सा रूप है, वह धीरे धीरे वाइमर गणराज्य के लोगों के सामने आने लगा और वाइमर गणराज्य के लोग पछताने लगे, ठीक है। तो होता यूं है, जब भी कोई सत्ताधारक अपनी शक्ति
या अपनी वैधता खो देता है, मतलब अपनी शक्ति की वैधता को खो देता है, तो वह सत्ताधारक जो है अपनी वैधता का आनंद लेना बंद कर देता है और इस तरह से क्या होता है, किसी भी शक्ति का वैधीकरण अथवा अवैधीकरण होता है। मतलब ये बात आप लोग समझे नहीं होंगे, मैं इसको समझाने की कोशिश फिर से करता हूँ। मतलब होता ही है कि सत्ताधारक अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और इससे क्या होता है कि नागरिक जो है वो खुश नहीं होते हैं, अपितु नाराज हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो शक्ति होती है सत्ताधारक की, उसकी वैधता धीरे धीरे खत्म हो जाती है और वह जो शक्ति है अपने आप में एक घृणा की वस्तु बन जाती है और शक्ति की वैधता समाप्त होने की वजह से शक्ति का आनंद लेना भी लोग बंद कर देते हैं। और जैसे ही लोग शक्ति का आनंद लेना बंद कर देते हैं तो इस तरह से क्या होता है कि अवैधीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। तो ये वाला अंतिम प्रश्न था दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। हालांकि आज कुछ त्रुटियां हुई हैं मेरे बोलने में, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग आज दूसरे जगह चल रहा था, मैं जरा अपसेट हूं आज इस वजह से। तो जो भी त्रुटि अथवा गलती हुई है मैं इसके लिए माफी चाहता हूं आप लोगों से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में दोस्तों, इसी बुक के सेकंड चैप्टर के एनालिसिस के साथ। हो सकता है कि मैं आगे से एनालिसिस के साथ साथ प्रश्न उत्तर भी एक ही साथ करवाता चलूं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। अगर कोई गलती भी हुई है तो मैं बिल्कुल माफी चाहता हूं और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी गलती त्रुटि को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे ताकि इन फ्यूचर में इस तरह की कोई गलती ना दोहराऊं। टिल देन टाटा बाय बाय।